चलिए अगला, ये फ्रांस। फ्रांस फ्रांस किधर पड़ता है यूरोप में? मैपिंग हो रखी है ना तुम लोगों की यूरोप वाली? मैपिंग नहीं हुई तुम लोगों की अभी? नहीं, नए वालों को तो पता है, तुम दो तीन प्राणी जो बैठे हैं पुराने, नहीं हो रखी है। कोई बात नहीं हो रखी तो फ्रांस का नाम सुने हैं? फ्रांस सुने हैं? यूरोप में है तो पक्का है ना? ठीक है। देखिए यहां पर है सबसे इंपॉर्टेंट नाम जिसका है वो है भीकाजी कामा। इनका नाम सुने होंगे, मैडम भीकाजी कामा। क्यों फेमस है? फ्लैग होस्टिंग में, बिल्कुल ठीक, लिख लीजिए फ्लैग होस्टिंग। और यहीं से इन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया है, वंदे मातरम। वंदे मातरम, यह है न्यूज़पेपर, वंदे मातरम न्यूज़पेपर। चलो इसके अलावा ये फेमस है, ध्यान रखना। ये जो भीकाजी कामा ने काम कहां पे किया है? फ्रांस में। लेकिन ये जो वर्ड आया अभी, ये वर्ड है, जगह का नाम है स्टुटगार्ट, दैट इज इन जर्मनी। टाइम इज 1911 और ये है ध्वज, फ्लैग होस्टिंग। तो अगर आपसे पूछे, देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट है कि भारत का पहला झंडा भारत से बाहर किसने फहराया, तो ये है। कहां फहराया? जर्मनी में। जगह का नाम स्टुटगार्ट, टाइम ही हो गया, ठीक है। तो भीकाजी कामा का नाम जो आएगा कि वैसे कहां पे इन्होंने, जो बेसिकली इनका हेडक्वार्टर काम था वो कहां था? फ्रांस में। लेकिन फ्लैग होस्टिंग वाला काम किया था यहां पर जर्मनी में, स्टुटगार्ट में, ठीक है। यहाँ वैसे नीड नहीं है, बट फिर भी लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, वही आ जाएगा क्या। अगर अगला नाम जैसे फ्रांस हो गया, ऐसे फ्रांस का नेक्स्ट आएगा जर्मनी। तो जर्मनी में कौन आएगा? भीकाजी कामा तो एक हो ही गई। इसके अलावा दूसरा नाम इज वीरेंद्र नाथ चटर्जी। मैं जर्मनी बता रहा हूं मैं, जर्मनी का नेक्स्ट है वीरेंद्र नाथ चटर्जी। वीरेंद्र नाथ चटर्जी, जर्मनी। डन। लास्ट लिख लो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में भी थे लोग भाई। किसी को आइडिया अफगानिस्तान में कोई भी एक दो नाम? फ्रंटियर गांधी सुने हो? अब्दुल गफ्फार खान। लिखिए बेसिकली यहाँ का जो मूवमेंट है, पहले 1913 में एक मूवमेंट चला है, 1913 में एक मूवमेंट चला है, इसको बोलते हैं रेशमी रुमाल आंदोलन। रेशमी रुमाल मूवमेंट, सिल्क रुमाल, हैंकरचीफ नहीं, रेशमी रुमाल, अफगानिस्तान में, ठीक है। और बंदों का नाम लिखेगा दो। एक है, बहुत फेमस नाम है, राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप जी। एंड अदर वन इज बरकतुल्ला खां। दीज टू पर्सन बेसिकली एसोसिएटेड विद द अफगानिस्तान, ठीक है। महेंद्र प्रताप बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेरी गवर्नमेंट भी इन्होंने बनाई थी। जब उसको वो पढ़ोगे नॉन कॉपरेशन गांधी जी का मूवमेंट, तो उसमें ना अफगानिस्तान में से अंग्रेजों को हटा करके पूरी गवर्नमेंट सेटअप की थी, टेम्परेरी अस्थायी सरकार। महेंद्र प्रताप का नाम ध्यान रखना, ठीक है, जरूरत पड़ेगी। डन, ये अफगानिस्तान हो गया। तो इंडिया में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कौन कौन से चले और इंडिया के बाहर कौन कौन से चले, ठीक है। चलो यहाँ पे हेडिंग डालो, वही एनालिसिस करना है आपको, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को एनालिसिस करना है। तो लिख लीजिएगा, करना है खुद से विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को एनालाइज करना है कि क्या कुछ हासिल किया। ऑब्वियस बात है, देखो 100% सक्सेसफुल तो है नहीं, अगर होता तभी हम आजाद हो गए होते, सिंपल बात है। बट हाँ कुछ हद तक चीजें करनी है, ठीक है। तो पॉइंटर में एटलीस्ट प्रॉस एंड कॉन्स, एनालाइज का मतलब समझ गया, प्रॉस एंड कॉन्स, और आंसर कंक्लूड किसमें करेंगे? प्रोसेस में। हाँ साहब काम अच्छा हुआ है, कुछ हद तक तो आगे बढ़े हो भाई। 4 लोगों को मारा, 4 लोगों से इस तरीके से। अब सोचो इंडिया में, समझो बंगाल में रोज प्रोटेस्ट हो रहा, और लड़की वाला जो इश्यू है बिच्ची जो जिसके साथ हुआ है, कम से कम महीना भर से ऊपर हो गया, ठीक है। शुरू में आपने इंटरेस्ट दिखाया, बाद में धीरे धीरे क्या रोज वही चीज देखनी। लेकिन अभी उसी बंगाल इंटरेस्ट, उसी मूवमेंट में कोई एक डॉक्टर साहब उठे और वहां पे कोई मिनिस्टर उनको एक लगा दे, तुरंत ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी और तुरंत आपका इंटरेस्ट जगेगा कि नहीं जगेगा। अभी ये क्या, वही क्या हुआ नहीं होता चीजों को लेकर के, या कहीं कुछ बाई चांस फायरिंग हो जाए
तो न्यूज में आती है तो सिंपल है, तो आप कह सकते हैं इंडियंस को मोटिवेट करने के लिए या एक्टिवेट करने का काम किसका था? इनका था। रेवोल्यूशनरी लोगों को भी भगत सिंह का नाम है कि नहीं इंपॉर्टेंट? भगत सिंह का कुछ रोल है इतिहास में, कुछ तो किया था भगत सिंह ने, क्या खास बात की थी? भगत सिंह के बारे में सुने थे? क्यों फेमस है भगत सिंह? बम ब्लास्ट किया था भगत सिंह, तो फेमस किस लिए? बम ब्लास्ट के लिए। कहां पे बम ब्लास्ट किया था भगत सिंह ने? भगत सिंह ने बम ब्लास्ट कहां किया है? असेंबली में किया है, बिल्कुल सही बात है। कहां की असेंबली में? पता ही नहीं। अरे इंडिया में, अमेरिका में, रसिया में, कहां जाके असेंबली में फोड़ा था? पक्का? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट इनका आपको समझ में आ गया। अगर आपसे क्रिटिसाइज करने, क्या नाम इसको कर रहा हूं आपको करने के लिए, तो आपको सबसे पहले लिखने हैं इनके अचीवमेंट्स। लिख लीजिए अचीवमेंट्स, उपलब्धियां। तो ये क्रांतिकारियों की उपलब्धियां, वही लोगों को मोटिवेट करना, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जगना, एक्टिवेट, वो सब चीजें। दूसरा क्या? एनालाइज करना है, तो पहले लिखेंगे अचीवमेंट्स, क्या फायदा हुआ। दूसरा ड्रॉबैक्स, लूप होल्स, कमियां क्या रही। देखिए मैंने पिछले वाले के भी आपको बोले थे लिखने के लिए, मुझे याद आ रहा, लास्ट टॉपिक के भी किसी चीज की याद आ रहा कुछ एनालिसिस किसी का, तो मैंने दिया था करने के लिए। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि मैं नहीं लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन बनते हैं। सूरत स्प्लिट के भी थे, या कुछ ना कुछ होगा, स्वदेशी मूवमेंट का शायद होगा, कुछ ना कुछ का तो होगा। ठीक है, चलो स्वदेशी का था। चलो हेडिंग डालो, मिंटो मार्ले रिफॉर्म, मिंटो मार्ले सुधार। मिंटो मार्ले, कई जगहों पे मार्ले मिंटो बोलते हैं, मिंटो मार्ले सुधार। ठीक है, हुआ क्या था इसके पीछे का थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, फिर समझ लेंगे आगे लिखने वाला काम। 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस टूट गई। कांग्रेस टूटने के पीछे के कुछ रीजन थे, वो कुछ चाह रहे थे, वो चीज मिली नहीं ना। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर्स के बीच में झगड़े की मेन वजह क्या थी? जो एक्सट्रीमिस्ट थे कुछ डिमांड कर रहे थे, जो नरमपंथी लोग थे वो नहीं मान रहे थे, यही तो कहानी थी मोटा मोटी। अब हुआ क्या कि जो गरमपंथ थे, एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, वो कांग्रेस छोड़ के चले गए। जब वो चले गए तो सीधी बात है, आपको एटलीस्ट जो नरम पंथ थे, मतलब मॉडरेट थे कांग्रेस के अंदर, उनको खुश भी तो करना था। तो उनको जो खुश करना था, उस खुश करने के ड्यूरेशन में ही ये रिफॉर्म आ गया है। ठीक है, तो जस्ट ये क्या है, एक फॉर्मेलिटी है। सुधार ऐसे थे जो कहने के लिए तो रिफॉर्म थे, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी डिमांड नहीं थी शामिल जो किसकी थी? एक्सट्रीमिस्ट की थी। इसमें सबको किसको खुश करने की बात की गई थी? मॉडरेटर्स को। और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक इस रिफॉर्म का है वो है इंडिया में हिंदू और मुस्लिम को अलग करना। ठीक है, तो आपको मैं रिफॉर्म नहीं पढ़ाऊंगा, रिफॉर्म एक साथ एक लेक्चर में पूरा रिफॉर्म कवर होंगे। 1773 से लेके 1947 तक पूरा 2 घंटे का एक लेक्चर होता है वीकेंड पे, उसमें रिफॉर्म चलते हैं आपके। ठीक है, क्योंकि फिर ना कंपेयर करने में आसान होगा। अगर एक साथ चल, अभी आज रिफॉर्म पढ़ा, फिर 1919 का 4 दिन बाद पढ़ोगे, फिर 35 का पढ़ोगे तो कंफ्यूजन करता ही है। जब एक साथ पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा काउंसिल के कितने मेंबर थे, फिर घटे बढ़े ना ऑटोमेटिकली। तो मैं आपको बस ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसने मेन काम जो किया था वो क्या किया था। थ्रेडिंग डाल दिए, मिंटो मार्ले। 1909 में भी दिया होगा टाइम, देखो दिखा है 1909। बस आपको इतना समझ लो इस रिफॉर्म ने क्या खतरनाक काम किया। देखो जैसे आप लोग कहां पर हैं? गाजियाबाद में हैं। गाजियाबाद में एक तहसील है, मान लीजिए इंदिरापुरम, एक तहसील है आपकी वसुंधरा, और एक तहसील है कहां पे आपकी? वैशाली, फॉर एग्जांपल। ठीक है, अभी की सिचुएशन क्या होती है? मान लीजिए ये 3 इंडिया में क्या है? 3 है लोकसभा की गाजियाबाद में सीटें। हमने सुना सीट रिजर्व होती है, पंचायत वेब सीरीज देखे हो, पंचायत प्रधान जी वाली, तो उसमें आपने देखा है कि जो सीट है वो कायदे में उनकी वाइफ है, लेकिन वो काम उनके हस्बैंड करते हैं ना, प्रधानपति। इसका मतलब वो सीट किसके लिए रिजर्व है? फीमेल के लिए। ठीक, इस हिसाब से समझो इंदिरापुरम की जो सीट है वो फॉर एग्जांपल एससी के लिए रिजर्व है। वसुंधरा की जो सीट है वो फॉर एग्जांपल किसके लिए? एसटी के लिए है। और ये वाली सीट आपकी किसकी है? जनरल की। 3 सीटें हो गई। तो इसका मतलब क्या निकला? मतलब यह निकला कि जो कैंडिडेट होंगे, कैंडिडेट समझते हो, इलेक्शन लड़ते हैं, वो यहां पर केवल क्या हो सकते हैं? इंदिरापुरम से जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे उसमें वही लोग शामिल होंगे जो एससी होंगे। रिजर्वेशन का तो ये मतलब हुआ ना भाई।
अगर एससी की 10 सीटें, इसका मतलब उसमें जनरल नहीं खड़ा हो सकता ना भाई, एससी तो खड़े होंगे। ये चीज समझ में आ गई। यहां पे सेम कहानी होगी, ये लोग और यहां पे कौन होंगे, जनरल। क्या इसमें एससी एसटी हो सकते हैं? हो सकते हैं। जनरल वाले में तो हो ही सकते हैं, एससी एसटी वाले में जनरल ही हो सकते हैं। ये तो समस्या है भाई, जनरल में तो कोई भी हो सकता है। अगर जनरल कैंडिडेट नहीं होता, वैसे चांसेस कम है होने के, बट हो तो सकते हैं। खेल क्या है, इसमें जनरल नहीं हो सकता। ये चीज क्लियर हो गई, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। बट जब वोट देने की बारी आती है, वोट देना, तो वोट, अब कैंडिडेट तो हो गए वो लोग, वोट कौन देंगे, हम लोग। तो जब हम लोग वोट देने जाएंगे तो क्या केवल एससी लोग ही वोट करेंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। कौन करेगा? सभी, जनरल, एससी एसटी फला। यहां पे भी सेम, वहां पे भी सेम। ये चीज क्लियर हो गई। ये सिनेरियो अभी का है। अभी का जो हमारे यहाँ लोकसभा का इलेक्शन है वो यही इलेक्शन है। अभी हमारे पास लोकसभा में 82 सीटें ये हैं एससी के लिए और 72 सीटें हैं एसटी के लिए। टोटल कितनी लोकसभा में सीटें हैं? 545। लोकसभा आप लोग समझते हैं, सब नए जानते हो लोकसभा। तो 545 में से 82 सीट एससी की है। इसका मतलब इन 82 सीटों पे एससी वाले बंदे आए होंगे। तो इन 82 सीट में एक सीट मान लीजिए गाजियाबाद की है, तो गाजियाबाद से कोई भी पार्टी वाला बंदा होगा वो एससी कैंडिडेट ही खड़ा कर सकता है। यही तो रूल हुआ। लेकिन उस बंदे को जिसने वोट दिया होगा, पूरे गाजियाबाद के सभी लोगों ने दिया होगा ना, चाहे वो एससी एसटी कोई हो। क्लियर हो गया सिस्टम। तो ये हुआ नॉर्मल। बट ये जो रिफॉर्म है, सब कुछ सेम रखिए, गाजियाबाद सेम रखिए, इंदिरापुरम सेम रखिए, सीट सेम रखिए, सब कुछ है। तो एससी वाला बंदा खड़ा हो रहा है यहां से। यहां पे आखिरी जो खेल है वो खेल है वोटर का। जो इस सीट को वोट देंगे वो केवल एससी वाले ही वोट देंगे। अभी तक क्या था, वोट सब लोग दे रहे थे ना आज के सिनेरियो में। इस मिंटो मार्ले रिफॉर्म में जो कैटेगरी के लोग खड़े होंगे उसी कैटेगरी के लोग ही वोट देंगे। इसका सीधा मतलब हुआ जनरल, एसटी, ओबीसी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सभी लोग वोट नहीं देंगे। कुछ को समझ में आया? तो अगर सीट इज रिजर्व फॉर एक्स कम्युनिटी, तो जो वोटर इज ऑल्सो फ्रॉम एक्स कम्युनिटी। तो सीधे सीधे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि नहीं, भेदभाव हो गया कि नहीं हो गया? ये सिनेरियो को याद रखिए मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। सारा खेल में रिप्लेस कीजिए एससी की जगह किसको? मुस्लिम को। क्लियर हो गया? तो जो सेंट्रल असेंबली के इलेक्शन, उस आज की लोकसभा समझो, उस समय की सेंट्रल असेंबली, उस समय असेंबली के इलेक्शन होंगे। इफ एनी सीट इज रिजर्व फॉर मुस्लिम, तो उस सीट पे बंदा कौन खड़ा होगा? मुस्लिम। वोटर भी कौन होंगे? ओनली मुस्लिम। तो सीधे सीधे हिंदुओं के साथ भेदभाव हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन इसमें खुश किसको करना था? मुस्लिम कम्युनिटी को। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। लिख रहा है तो आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पूरा। तो इसमें सीधे सीधे क्या हो रहा है, हिंदू और मुस्लिम के बीच के गैप को और बढ़ाना। इसलिए मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म ने ये, इसमें एक्चुअली गलती इनकी नहीं थी, गलती इसमें हमारी थी। कुछ याद है, हम ही तो मुस्लिम लीग लेके गए थे भाई। अगर आप एक साथ रहते तो झंझट ही नहीं थी। आप मुस्लिम लीग बनाए, अंग्रेजों को मौका दिया, माहौल बन गया। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो इसमें बेसिकली, तो इसमें कुछ लिखे हो, देख लो। इट वॉज द फर्स्ट एक्ट, इट वॉज द फर्स्ट एक्ट, अरे इट वॉज द फर्स्ट एक्ट, यह प्रथम अधिनियम था, प्रथम अधिनियम था। हु इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, अलग निर्वाचन प्रणाली, अलग निर्वाचन प्रणाली। यानी इसने पूरे ने सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम लॉन्च कर दिया। अलग निर्वाचन प्रणाली, मैंने मतलब आपको पूरा समझा दिया। ठीक है? तो लिखो सीट इज रिजर्व फॉर मुस्लिम्स। इसका मतलब लिखो सीट, सीट डैश मुस्लिम, मतलब ऐसे लिखो। अरे यार, हाँ समझ गए होगे अब तो, मोटा मोटी समझ में आ गया ना। इस तरीके से सीट किसके लिए? मुस्लिम। और यहां लिखो वोटर, और यहां क्या? मुस्लिम ओनली, मुस्लिम ओनली। ये है मेन की, जो सीट थी रिजर्व फॉर मुस्लिम्स एंड द वोटर इज ऑल्सो ओनली मुस्लिम्स। विमेन के राइट्स किस चीज को? हाँ हाँ, वोटिंग यहां पे नहीं थे। बाकी ये तो किस में, इसमें नहीं। वुमेन मतलब मुस्लिम वुमेन की बात, हाँ कोई भी मुस्लिम कर सकता था। बट इसमें सोचिए, इसमें कितने मुस्लिम थे उस समय यार? अभी कितने हैं? अभी कितने हैं? 23-24%। तभी 23-24% को जो, मतलब अगर कोई सीट मुस्लिमों, कोई सीट है इंडिया में रिजर्व मुस्लिम,
कोई सीट है इंडिया में नहीं ना, मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम की सीट है एससी एसटी के हिसाब से। अगर एसटी एससी में एससी रिजर्व, तो मुस्लिम कम्युनिटी के जो एससी लोग हैं वो जाएं उसमें खड़े होंगे सब। तो धर्म आधारित इंडिया में सीटें नहीं होती हैं, कास्ट बेसिस पे सीटें हैं, समझ रहे हो, जाति। तो एससी है, एससी में हिंदू का भी एससी, मुस्लिम का भी, क्रिश्चियन का भी, सिख जिसका भी एससी वो खड़ा हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो इसमें कोई हिंदू की सीट, कोई तो बताओ कोई सीट रिजर्व फॉर हिंदू, कोई सीट नहीं है भाई इंडिया में, ठीक है। तो एससी एसटी के लिए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, 14-15 पढ़ोगे आगे। चलो, तो ये पृथक निर्वाचन प्रणाली समझ गया ना। बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में ऐसा कहां हुआ था, ठीक है। स्पीड में चल गए आप लोग। हेडिंग डालिए, ये मैं नहीं करा रहा हूं, ठीक है, रिफॉर्म में आगे कराऊंगा। गदर आंदोलन, बस गदर आंदोलन करा देता हूं। गदर आंदोलन, गदर मूवमेंट, गदर, समझ गए होंगे आप लोग? नहीं, एक ही क्वेश्चन आज तक आया इसमें से कि सेपरेट रिजर्वेशन सिस्टम क्या था, किस एक्ट के थ्रू आया था और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तीनों चीजें समझ गए, क्या था, दूसरा क्या, क्या कहां से, ऑब्वियस है 99 से, और इंपैक्ट तो समझ ही रहे होंगे। सीधे सीधे गैप को, फायदा तो कुछ हुआ नहीं इसमें, या सीधे सीधे क्या था, झगड़ा कराना था सीधी, और उसका फायदा हुआ 1916 में कांग्रेस ने इस चीज को मान लिया कि साहब किसकी, कि मुस्लिम लीग किसकी है, आप ही की है। आगे पढ़ोगे आगे। खैर, लिखिए गदर आंदोलन, हेडिंग डालिए गदर मूवमेंट। गदर आंदोलन, अभी मैंने पीछे आपको एक दो नाम बताए थे। मूवी आ गई, पूरा नहीं डाले, बड़ी समस्या है। गदर मूवी, अच्छा देखिए पहली वाली गदर, दूसरी वाली भी, दूसरी वाली गदर नहीं देखी आप लोगों ने यार? पहली वाली तो देखी होगी, खतरनाक वाली थी, मजा ही आ गया था। नहीं देखी पहली वाली? पहली वाली देखी ना, बहुत है, पहली वाली ने पूरा माहौल बनाया था। सच इमेजिन कीजिएगा कि उस सिचुएशन में अगर आपकी फैमिली वाला कोई होता जिसमें काटा पीटी हो रही थी, याद है, पूरी पूरी ट्रेन यहां से कट करके उधर से इधर आ रही थी, इधर से कट के उधर जा रही थी। देखे तो सीन क्या खतरनाक सीन था, छोटे थे हम लोग, नहीं देखे तुम लोग गदर? पहला इनिशियल इंट्रोडक्शन सीन ही वही है यार, एक ट्रेन वहां से आती है, यहाँ नहीं, उसकी बहनें होती हैं, जहर खा लेती हैं सब पूरा बच्चे। हाँ, तो भाई माहौल है भाई गदर मूवी का, वो रियलिटी दिखाई गई है बिल्कुल, उसमें ऑलमोस्ट काफी हद तक सच्चाई है उस मूवी को लेके। बहुत खतरनाक मूवी थी वो, जब हॉल हॉल में चलती थी ना तो बड़ा माहौल बनता था, बाहर निकलते ही ना कोई दिख जाए अरे बहुत ही खतरनाक माहौल था उसका। उसी के साथ साथ सेम डे लगान रिलीज हुई थी, लगान जानते हो, उसी समय अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बना था लगान में, और इसमें समझ रहे हैं आप, अलग ही लेवल का माहौल था, दिख जाए कोई बस, समझ गए, पकड़ के पीटना शुरू, ऐसा हो जाता है भाई माहौल में। खैर, ये आपके सामने जो लोग आप देख रहे हैं, इनमें से मैक्सिमम लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, गदर मूवमेंट के लिए, ठीक है। इसमें दो चार लोग इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है ये हैं गुरदत्त सिंह, मिलेगा भी सब बताऊंगा मैं। गुरदत्त सिंह, अमीर चंद, दिख रहे, ठीक है, जगत सिंह, ठीक है, जगत सेठ भी होंगे, ठीक है, करतार सिंह, ठीक है। चलो मोटा मोटी आप लगभग समझ गए। तो ये बेसिकली कौन लोग हैं, बरकतुल्लाह हो गया, सुवन सिंह भागना, हाँ चलिए देखिए, ये बेसिकली कौन है, फाउंडर ऑफ गदर। तो गदर आंदोलन के जो मेजर लोग हैं ये हैं लाला हरदयाल, मैंने पीछे भी आपको नाम दिखाया, ये हैं सुवन सिंह भागना, इमेज बस थोड़ा जानकारी के लिए, कहाँ गए, बरकतुल्लाह साहब, ठीक है। तो ये तीन चार नाम आपको मिलेंगे। तो ये मूवमेंट कायदे में क्या है, तो ऑब्वियस बात है, जब इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट क्या हो गया था, खत्म हो गया था, याद है 1907 में, तो इंडिया के बाहर कुछ लोग थे जो इंडिया की फ्रीडम को लेकर के मूवमेंट चला रहे थे। तो इंडिया में बाहर कहां कहां थे, मैंने आपको सारी जगह बता दी, उतने सारे थे, उसमें से एक जगह थी कहां, यूएसए। यूएसए में एक जगह थी सैन फ्रांसिस्को। इस सैन फ्रांसिस्को में इन लोगों ने मिल करके एक मूवमेंट चलाया। उस मूवमेंट के थ्रू इन्होंने एक मैगजीन निकाली, पत्रिका, उस पत्रिका का नाम था गदर। क्लियर? तो व्हाई इट इज कॉल्ड गदर, बिकॉज दे लॉन्च अ मैगजीन कॉल्ड गदर। समझ में आया? तो इस पत्रिका के नाम पर इस आंदोलन को क्या बोलते हैं, गदर आंदोलन बोलते हैं। तो जितना भी सारा खेल होगा सब इसी मैगजीन के चारों तरफ घूमेगा, ठीक है। अब बंदों के नाम, एडिटर का नाम, भला भला करके बहुत कुछ मिलेगा। क्लियर होगा मोटा मोटी? चलो समझो कुछ, लिखो 1913, 1913, 1913 डैश, सैन फ्रांसिस्को,
सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को यूएसए। ये है आपके सामने यूएस का मैप। खैर ये तो खाली कैलिफोर्निया का मैप है, ये देखिए ये है यूएसए, ठीक है। ये पूरा यूएसए, ऊपर कनाडा मिलता है, नीचे मैक्सिको मिलता है। नॉर्थ अमेरिका के मैप में दिख रहा है, ये जो अलग अलग कलरिंग है ये क्या है, यूएसए के स्टेट। जो डॉटेड दिख रहे हैं ये सब क्या है आपके कैपिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे है कैलिफोर्निया, तो जब ईस्टर्न बता रहा था कोई, ईस्ट कोस्ट समझ गए, तो ये है उधर क्या है ईस्ट, इधर क्या है वेस्ट। तो ईस्टर्न इधर साइड में, तो वेस्ट में क्या मिलेगा, कैलिफोर्निया। दिख रहा है सबको, यहां दिख गया आपको कैलिफोर्निया। ये है एलए, लॉस एंजल्स, ठीक है। तो इसी कैलिफोर्निया में एक जगह क्या था अरे कौन जगह थी यार, सैन फ्रांसिस्को। ये सी कैलिफोर्निया, पीछे वाले मैप में दिख जाएगा आपको, समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। इसमें दे रहा है कहीं, हाँ ये सैन फ्रांसिस्को, क्लियर हो गया। तो ये कैलिफोर्निया में, इसी में बहुत सारे स्टेट है, नेवाडा, उटा, कोलोराडो, एरिजोना, न्यू मैक्सिको सुने हो, टेक्सास सुने होगे। ये यहां दिख रहा पीले रंग का, ये यूएसए का सबसे लार्जेस्ट वो है स्टेट। जैसे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कौन सा है एरिया वाइज, कौन, अरे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया टेक्सास, लुसियाना दिख रहा है, अरकनसास, कंसास, नेब्रास्का, साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा। कुछ सुने समझ में ना, चाइनीज चल रही। स्टेट के नाम सुने हो, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, ठीक है। इधर साइड के ईस्टर्न कोस्ट के हैं, यहाँ बहुत छोटे छोटे आपको मिलेंगे। देखो यहाँ पे साइड में आ जाओ तो दिख रहा है, एक साइड छोटे चिपके चिपके दिख रहे हैं, बोस्टन बोस्टन। तो यहाँ पे जितने भी अमेरिका के मेजर शहर जानते हो, थोड़ा बहुत जो जानते हो अमेरिका के शहर, वो सब यहीं मिलेंगे आपको एक लाइन से भर के। फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, बोस्टन, जितने भी सुने मेजर, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दिख रहा है वॉशिंग्टन डीसी, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, बोस्टन दिख रहा है, मैरीलैंड वगैरह, न्यूयॉर्क सुने हो। खैर यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। तो मैं ज्योग्राफी में चला गया, वापस आते हैं तो कहाँ हो गया, ये है आपका सैन फ्रांसिस्को। तो जगह क्लियर होगी। तो पहली चीज बहुत बार पूछा हुआ है प्रीलिम्स में, कोस्ट कौन सा है, तो ऑब्वियस बात है किधर होगा, इधर साइड में यूएसए में, ठीक है। दैट इज इन वेस्ट कोस्ट। ऊपर क्या है, कनाडा, ये दिख रहा, अरे मैप में ऊपर था कनाडा, उसी कनाडा में मिलेगा आपको कामा काटा मारू, जो पीछे मैंने लिखाया था एक, उस कनाडा से कुछ कहानी उसकी चलेगी। खैर यहां तक क्लियर है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है क्या। चलो बंदों के नाम नोट करो। सैन फ्रांसिस्को हो गया 1913, सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना। दूसरा नाम हरदयाल, फटाफट, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। थर्ड नाम भगवान सिंह, थर्ड भगवान सिंह। फोर्थ करतार सिंह सराभा, करतार, KRTR, करतार सिंह, SINGH, करतार सिंह सराभा, SARABHA, करतार सिंह सराभा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ देम वर एक्स सोल्जर। अधिकांश इसमें से कौन थे, वो सोल्जर थे। मोस्ट ऑफ देम आर एक्स सोल्जर्स। अधिकांश क्या थे, वही लोग थे जो अंग्रेजों की नौकरी करते थे, अंग्रेज आए इन्होंने हटा दिया इन लोगों को सोल्जर से, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, हाँ अब आओ इंपॉर्टेंट। स्टार्टेड अ मैगजीन कॉल्ड गदर, एक पत्रिका निकाली गदर के नाम से, पत्रिका निकाली गदर के नाम से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 बार आ रखा है, किस लैंग्वेज में थी, तो ध्यान से नोट कीजिए। उर्दू, गदर मैगजीन उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, ठीक है। और एक एडिशन लिखना पख्तूनी। ये सारे एडिशन तो कॉमन, पख्तून समझते लैंग्वेज कहां की है, अफगानिस्तान की, बिल्कुल। पख्तून, PAKHTUN, पख्तून लैंग्वेज में एक एडिशन आया था इसका। हाँ बोलो, PAKHTUN, पख्तून लैंग्वेज, अफगान लैंग्वेज को बोलते हैं। तो पख्तूनी लैंग्वेज में आपका ये एक एडिशन था, बाकी आपकी हो गई 5, ठीक है। ध्यान से, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, उर्दू।
6 लैंग्वेज होगी वो और एक आपकी। क्लियर हो गया? ठीक। ऑब्वियस बात है, एम तो आप समझ ही रहे होंगे। क्या एम होगा इसका? अरे यार, इंडिया के बाहर भारत में जो ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी है उसको क्या करना? प्रमोट करना। तो सीधी बात है। तो कहीं बहुत ज्यादा जो हिस्ट्री में गदर मूवमेंट आता है तो इंडिया के बाहर रह करके जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया था उसमें से एक क्या है? गदर आंदोलन है साहब। और इसमें ये लोग थे, इन्होंने भारत के बाहर, क्योंकि उस समय इंडिया में काम हो नहीं पा रहा था ढंग से, ब्रिटिशर्स का थोड़ा ज्यादा माहौल था, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने बाहर जाकर के क्या किया? भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। दैट्स इट। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस लिख लो, इंपॉर्टेंस ऑफ गदर मूवमेंट। मौका मिलेगा तो 100-150 वर्ड में लिख लेना, इंपॉर्टेंस ऑफ गदर मूवमेंट। गदर मूवमेंट की इंपॉर्टेंस, महत्व, समथिंग। लास्ट हेडिंग डालो, कामा काटा मारू। कामा काटा मारू, थोड़ा नाम खतरनाक है तो मैं आपको समझा देता हूं। कामा आ गया, काटा मारू। कामा गाटा मारू भी कई बोलते हैं, कामा काटा मारू भी बोलते हैं। कहानी इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा मैप। ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपको सिखा देता हूं, मतलब बता देता हूं क्या है। ये सामने जो आप मैप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है। ध्यान से समझना, इस इंसिडेंट को समझने के लिए मैपिंग थोड़ी सी आपको दिख रही सबको? मैं इसको जूम कर रहा हूं, बता देना जहां तक आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है? ठीक। अब इसको मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से बंद कीजिए, लिखना, इसको समझो कहानी क्या है। क्योंकि अभी आपने देखा कामा काटा मारू, पीछे जैसे ही मैंने डाला तो एक जहाज आया था, ध्यान नहीं दिया। आइए, इसकी नजर के लिए भाई साहब थोड़ी सी मेहनत लगती है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये कहानी कुछ इस तरीके से, आपको दो जगह जाननी है। पहली जगह ये दिख रहा है आपको, क्या लिखा हुआ है? जापान। और इधर क्या लिखा है? कनाडा। ये इन दोनों जगहों की कहानी है। कहानी कुछ ऐसे है, जापान आप देख रहे हैं, अगर जापान से कनाडा आना होगा तो दो रास्ते। एक है बेवकूफों वाला रास्ता, सीधे सीधे आइए, पागल तो नहीं हो कि यहां से चलना शुरू किए तो एशिया क्रॉस किए, फिर यूरोप क्रॉस किए, फिर समुद्र क्रॉस किए, कनाडा पूरा क्रॉस किया, अगर इधर आना है। ये हुए, समझ गए? और एक रास्ता है पैसिफिक ओशन क्रॉस कर लो, इधर क्रॉस करोगे तो लॉजिकली इधर से कनेक्ट हो जाओगे। ये चीज सबके दिमाग में बैठ गई, लॉजिकली मैप कनेक्ट है ना पीछे से, तो सीधी बात है पिछला जो हिस्सा होगा उसको तो जोड़ना है आपस में, तो सारा खेल होगा। तो इसीलिए कभी आपसे पूछे शॉर्टेस्ट वे टू जापान टू कनाडा, तो ये मत लिखना फ्रंट फ्रंट पे चलो, खत्म हो जाओगे चलते चलते। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कहानी कुछ ऐसी थी। कनाडा जो है, ध्यान से पहले समझ लीजिएगा, जो कनाडा है वहां पर भी किसका शासन था? यूके का। और इंडियंस जो लोग हैं उसमें जो सबसे फेमस लोग हैं सिख लोग। सिख लोगों का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है? कनाडा। कनाडा बोलते पता नहीं क्या बोलते हैं ना, हाँ, बहुत फेमस है, शुरू से काफी फेमस रहा है कनाडा, उनको लेकर काफी प्रेम रहा था। कहानी कुछ ऐसे है, ध्यान से। कनाडा की जो गवर्नमेंट है, यानी यूके जो गवर्नमेंट थी, इसने बैन कर रखा था आउटर ऑफ कनाडा, मतलब कनाडा के बाहर के लोग, जो एलियंस बोले जाते हैं कनाडा के बाहर के लोग, वो लोग कनाडा में एंट्री नहीं करेंगे। ये रूल था कनाडा में। यहां तक बात समझ में आई? कनाडा में, कनाडा के बाहर के जो लोग होंगे वो नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस रूल पर वहां के सुप्रीम कोर्ट में एक केस होता है और इस रूल के ऊपर क्या लग जाता है? स्टे लग जाता है। मतलब अब कनाडा में, कनाडा के बाहर के लोग क्या कर सकते हैं? एंट्री कर सकते हैं। कोई भी बाहर का बंदा कनाडा में नहीं आ सकता, ऐसा रूल था। हाँ, फॉरेनर्स, यार कनाडा के लिए फॉरेनर्स होंगे ना, तो कनाडा में कोई भी बाहर का बंदा नहीं आ सकता था, ये रूल था। इसको स्टे किया कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक बात। जब स्टे कर दिया, इसका मतलब है नाउ आ सकता है बाहर से, कनाडा में बाहर का कोई भी आ सकता है, ये रूल क्लियर हो गया। इस चीज का पता किसको चला? जापान में एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था गुरुदत्त सिंह। ठीक है, बाबा गुरुदत्त सिंह करके बोलते थे। ये जापान में करते थे बिजनेस। ठीक है, जब इनको पता चला तो ऑब्वियस बात है, देखो जापान तो थोड़ा सा मैच नहीं करेगा ना फ्रीक्वेंसी, जापान और सिख लोगों का, समझ गए? तो इनकी मैचिंग कहां से होगी? कनाडा से। तो इनको जब इस चीज का पता चला तो इन्होंने कहा बढ़िया बात है भाई, अब दुनिया भर के लोग कहां पे? जापान, उसमें कनाडा में जाकर के रह सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। जब कनाडा में रहना है तो इन्होंने अपनी जितनी भी वहां पे थी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को क्या किया, सेल ऑफ किया, खत्म किया, बेचा, और अपने साथ 378 और लोग लिए जो जाना चाहते थे कनाडा। भाई उस समय क्या ट्रेन तो चलती नहीं थी, प्लेन चलते नहीं थे, तो ऑब्वियस बात है एक ही रूट था, दैट इज बाय वाटर। तो इन्होंने इन सभी लोगों को लेकर के एक जहाज पानी का उसको लिया किराए पर, रेंट पर। उस जहाज का नाम था जो आपने हेडिंग डाली है, कामा काटा मारू। नाम थोड़ा जापानीज वर्ड नहीं लग रहा है? तो ये जापानीज जहाज था पानी का जिसको रेंट पे लिया गया था बाय देम। क्लियर हो गया यहां तक कहानी। अब दूसरी कहानी ये है कि ये जापान है, यहां से चलना शुरू हुए और यहां से होते हुए ये इधर से यहां पे पहुंचना था, और ये वो जगह थी जिस जगह का नाम है वैंकूवर। वैंकूवर अभी मैं आपको दिखा दूंगा, वैंकूवर इधर सिटी है कनाडा का। तो वहां से जहाज से चले और वैंकूवर पहुंचना था। ऑब्वियस है पानी के जहाज में, प्लेन में तो है नहीं कि 10 घंटे पहुंच जाएंगे, पानी के जहाज में 4-5-6 दिन लगेंगे। तो ये जो 4-5-6 दिन लगे, इन 4-5-6 दिन में कनाडा की जो गवर्नमेंट थी उसने सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को पलट दिया, मतलब अपने यहां पे क्या कर दिया, ला करके एक स्टे लगा दिया। ऐसा गवर्नमेंट रिफॉर्म कर सकती है, ठीक बात है। अब खेल समझिए, जब इस पे स्टे लगा दे इसका मतलब पहली वाली रूल फिर से, अब ये तो खत्म हो गई कहानी। अब ये तो थे ऑन द वे, ये तो सब बेच बाच के चल दिए थे, तो ये कहां पहुंचे, यहां। तो ये यहां पहुंचे हुए थे, जब ये वहां से होते हुए यहां पहुंचे तो यहां पे क्या बोला गया, ना, सीधी बात है कि साहब एंट्री नहीं, तो करेगा बदतमीजी है। हम पहले तो था, तो इन्होंने बोला साहब हम क्या करें, रूल इज रूल। क्लियर, रूल तो आपके सामने हो गए। लेकिन अब गुरदत्त सिंह साहब ने क्या बोला कि देखो सर ऐसा है, कोई बात नहीं, आपने ऑर्डर वापस लिया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मेरी सिचुएशन समझो। भाई एक्सेप्शनल केसेस तो होते हैं यार मेरी, क्योंकि मैं तो अपनी प्रॉपर्टी बेच आया हूं, दिक्कत नहीं है। तो आप एक काम करो, हम जो लोग हैं हमारे जहाज को एंट्री करने दो, बाकी को मत आने दो। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़े रूल्स के लिए हिसाब किताब था, उन्होंने बोला ना ना नहीं, बड़ी समस्या यार। अब दिक्कत समझो, इंडिया में कोई भी विदेशी व्यक्ति आ सकता था, ये रूल था, कनाडा वाला रूल नहीं था, भारत में कोई भी फॉरेनर आ सकता था। ठीक भाई, इन्होंने क्या बोला, यार नहीं कुछ है तो कम से कम अपने देश चलते हैं, सही बात है। तो वापस कहां हिसाब पहुंचा, चल दिए वापस, कहां पहुंचे, भारत में। यहां पे एक जगह है, पोर्ट का नाम है, दिस इज कॉल्ड कलकत्ता। तो कलकत्ता पोर्ट पहुंचे, जो भी घूमते फिरते टाइम लगा होगा, वहां से कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता में मैंने बताया रूल था, इंडिया में आ गए तो इंडिया में था कोई भी बाहर का आ सकता है, कंडीशन समझे, बाहर का आ सकता है। जब इन्होंने एंट्री मांगे तो इंडिया ने मना कर दिया ना। अब आपके नया क्वेश्चन है क्यों, क्योंकि रूल तो था, आ तो सकते थे, क्यों मना किया। तो सिंपल बात है, रूल था किसी भी देश के नागरिक आ सकते हैं, सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। ये किस देश के नागरिक हैं, जापान में तो सब बेच के चल दिए, तो जापान की नागरिकता छोड़ दी, कनाडा की मिली नहीं, तो कहां के नागरिक हुए। खेल समझ गए, रूल्स अंग्रेजों का क्या बात, लूप होल समझो कैसे पकड़ना था। क्योंकि ये लोग ऑब्वियस है बात है कि कहीं ना कहीं इंडिया एक तो वैसे भी परेशान था ब्रिटिशर्स इंडियन से, तो और आ जाए और सरदर्दी, तो इससे अच्छा इनको क्या करो, बाहर करो। तो जब ये कलकत्ता पहुंचे तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ना भैया मुझे अपना डॉक्यूमेंट दिखा दो, अब हो कहाँ के, पासपोर्ट यहाँ के भी दिखा दो, कोई दिक्कत मैं लागू कर दूंगा। कहाँ का पासपोर्ट, कहीं का नहीं, क्योंकि अपना पासपोर्ट फाड़ा है जापान वाला, कनाडा वालों ने दिया नहीं, बस सीधी बात। तो जब इंडिया पहुंचे तो कलकत्ता पहुंच करके इनकी कहानी गड़बड़ा गई। लेकिन अब समस्या क्या है भाई साहब, मजाक नहीं है, जहाज में रह लोगे नहीं ना, जहाज में 2-4 आपको ट्रेन में जाना हो 10-11 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, उससे ज्यादा ट्रेन में आपको मैं रोकूं तब 3 दिन ट्रेन में ही रहना है, माहौल बनेगा। तो जहाज में तो संभव नहीं था, तो 2 ही ऑप्शन थे, या तो रिक्वेस्ट करो किससे, ब्रिटिशर से कि साहब हमें तो आने दो, या फिर दूसरा तरीका है प्रोटेस्ट करो। तो पहला तरीका रिक्वेस्ट तो करके देख ही चुके थे, कुछ नहीं हासिल हुआ, तो फिर दूसरा तरीका क्या था, प्रोटेस्ट का। तो कैलकटा जो पोर्ट था, कलकत्ता, इस पोर्ट पे इन लोगों ने हिंसा की, वॉयलेंस किया उतर करके। इसमें 22 लोगों की क्या होती है, डेथ होती है। क्लियर, 22 बंदे, कौन बंदे, अपने होंगे, ये इनको मार दिया, बाकी जो लोग थे वो भगदड़ हुई, तो उसमें चुप चुप के भाग गए इधर उधर। क्या कर सकते हैं, मजबूरी थी, लास्ट ऑप्शन तो है कि नहीं था, लास्ट ऑप्शन था, मजबूरी थी। खैर, तो इतिहास में जो कामा काटा मारू नाम का इंसिडेंट है वो ये है, समझ में आया क्या इंसिडेंट है। इस इंसिडेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन लॉजिकली हिस्ट्री में चूंकि ये इंसिडेंट हुआ है इसलिए आपको पता होना चाहिए।
तो क्लियर हो गया पूरा इंसिडेंट क्या है। मैं इसको लिखाने नहीं जा रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड उसे जब चैनल पे चला जाएगा, आराम से जरूरत पड़ेगी देख लीजिएगा, ठीक है, रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर होगा पूरा, कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, तो पहले लिख लीजिए, मैं हेडिंग बता दूं आपको इसमें सारी।